कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और अपने घर पर सुरक्षित होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आप सभी एपिसोड देखने के बाद अपनी किताब पलटकर पढ़ाई तो करते हैं ना? अगर नहीं करते हैं तो उसको शुरू कर दीजिए क्योंकि वो बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत भी हम कक्षा 9 से करते हुए गणित में एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद हम सामाजिक विज्ञान के पाठ जलवायु के बारे में कुछ और बातें जान लेंगे। कक्षा 9 की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करेंगे जिसमें हम विज्ञान में धातु एवं अधातु के बारे में कुछ और बातें जानेंगे और सामाजिक विज्ञान में शक्ति संसाधन पाठ को शुरू करेंगे। आप सभी अपने कॉपी और कलम ले लीजिए और हो जाइए तैयार। हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के गणित का अध्याय 14 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी अध्याय को हमने 5 भागों में बांटा है। आज हम इस अध्याय का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी का परिचय और आंकड़ों का संग्रह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। सांख्यिकी के परिचय में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि सांख्यिकी होता क्या है। अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है जिसे सांख्यिकी कहा जाता है अर्थात स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। यानी कि सांख्यिकी गणित की एक शाखा है जिसमें हमें अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन प्राप्त होता है। चलिए अब हम ये जानेंगे कि सांख्यिकी में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं। सांख्यिकी में आंकड़ों के संग्रह करने, व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और निर्वचन करने के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि हम सांख्यिकी में आंकड़ों के संग्रह के बारे में, उन्हें व्यवस्थित करने के बारे में, उनके विश्लेषण करने के बारे में तथा उनके निर्वचन करने के बारे में जानते हैं। अब आप जरा ये सोच के देखिए कि अपने दैनिक जीवन में आपको सूचनाएं किन किन रूप में प्राप्त होती हैं। प्रतिदिन हमें तथ्यों, संख्यात्मक अंकों, सारणियों, आलेखों अथवा ग्राफों आदि रूप में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देखने को मिलती है। पर हमें ये सूचनाएं कहाँ से उपलब्ध होती है? ये सूचनाएं हमें समाचार पत्रों, टेलीविजनों, पत्रिकाओं और संचार के अन्य साधनों से उपलब्ध होती रहती हैं। चलिए सूचनाओं के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि क्रिकेट की बल्लेबाजी या गेंदबाजी के औसतें, कंपनी के लाभों, नगरों के तापमान, पंचवर्षीय योजना के विभिन्न क्षेत्र एवं मदों में किए गए खर्चों, मतदान के परिणामों आदि से संबंधित हो सकते हैं। चलिए अब हम एक सूचना का उदाहरण स्पष्ट करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये एक सारणी बनी हुई है जिसमें कि 2 खिलाड़ियों की सूचना दी गई है कि उन्होंने कितने मैच खेले हैं, कितने रन बनाए हैं, कितना उनका औसत है, कितने उन्होंने 50 रन बनाए हैं और कितने उन्होंने 100 रन बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि बल्लेबाज 1 ने 10 मैच खेला है और उसने 600 रन बनाए हैं जिससे कि उसकी औसत आ रही है 60। लेकिन बल्लेबाज 2 ने 8 मैच खेला है, 400 रन बनाए हैं और उसकी औसत आ रही है 40। तो इस सारणी से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? इस सारणी से हमें सूचना प्राप्त हो रही है और ये सूचना किसकी है? ये सूचना है बल्लेबाजों की। तो ये क्या हो गया? ये हो गया
बल्लेबाज की सांख्यिकी। चलिए और भी उदाहरणों को थोड़ा और अच्छे से जानते हैं, जिससे कि सांख्यिकी के बारे में आपको और अच्छे से पता लग जाए। दैनिक जीवन में हम बहुत से सांख्यिकी से घिरे हुए हैं। आइए जानते हैं उन्हें। पहला है भारत के शैक्षिक आंकड़े। जैसे कि आप इस आकृति में देख सकते हैं, ये एक सांख्यिकी है जिसमें कि भारत के शैक्षिक आंकड़े को दर्शाया गया है कि ग्रामीण पुरुष 3 वर्षों में कितने शिक्षित हुए हैं, ग्रामीण स्त्री कितनी शिक्षित हुई है, शहरी पुरुष कितने शिक्षित हुए हैं और शहरी स्त्री कितनी शिक्षित हुई है। इन आंकड़ों को देखने के बाद हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में या किस साल में शैक्षिक आंकड़े सबसे ज्यादा आगे बढ़े हैं, जिसे दर्शाने में हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। लाभ और हानि कंपनी का। किसी कंपनी की लाभ और हानि को दर्शाने के लिए भी हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये किसी कंपनी की सांख्यिकी है जिसमें दर्शाया गया है कि उनका व्यय कितना रहा उस माह में और उनका आय कितना रहा उस माह में, जिससे हम बहुत ही आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी को कितना लाभ हुआ है या कंपनी को कितनी हानि हुई है। तो इस तरह की चीजों को दर्शाने के लिए भी हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि बेरोजगारी दर को दर्शाने के लिए, बेरोजगारी दर को भी दर्शाने के लिए हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं, जिसमें से कि हम बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं कि उस साल में बेरोजगारी दर कितना रहा है। तो इसी तरह हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे तथ्यों से घिरे हुए हैं जिसमें हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम ये जानेंगे कि सांख्यिकी का आधार क्या होता है। सांख्यिकी का आधार होता है आंकड़े, जिसे इंग्लिश में हम डेटा कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि डेटा क्या होता है। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को, जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, उन्हें आंकड़े कहा जाता है। आंकड़े भी 2 प्रकार के होते हैं। चलिए जानते हैं अब हम उसके बारे में। 2 तरह के आंकड़े होते हैं। पहला होता है प्राथमिक आंकड़े और दूसरा होता है गौण आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े को हम प्राइमरी डेटा कहते हैं और गौण आंकड़े को हम सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इन दोनों आंकड़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्राथमिक आंकड़े के बारे में। जहां स्वयं अन्वेषक ने अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया है, इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़े को प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि आप इस आकृति में देख पा रहे हैं कि इसके अध्यापक यहाँ पर छात्र की लंबाई ज्ञात कर रहा है। तो अध्यापक अपने दिमाग में किसी निश्चित उद्देश्य के साथ यह आंकड़े इकट्ठे कर रहा होगा। तो ये जो आंकड़े हो गए, ये हो गए एक तरह के प्राथमिक आंकड़े। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि आपको अपने सहपाठियों के रक्त समूह की सूचना प्राप्त करने को कहा गया है। तो जब आप अपने दिमाग में किसी निश्चित उद्देश्य के साथ अपने सहपाठियों के रक्त समूह के आंकड़े को ज्ञात करेंगे, तो ये भी एक तरह का प्राथमिक आंकड़े होगा। तो प्राथमिक आंकड़े के उदाहरण क्या क्या हो गए? प्राथमिक आंकड़े के उदाहरण हो गए अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की लंबाई, दूसरा हो गया आपके सहपाठियों के रक्त समूह इत्यादि। तो ये सभी थे प्राथमिक आंकड़े के बारे में जानकारी। चलिए अब हम जानेंगे गौण आंकड़े के बारे में। गौण आंकड़े कैसे आंकड़े होते हैं? जब अन्वेषक सूचनाओं को किसी ऐसे स्रोत द्वारा प्राप्त करता है जहां सूचनाएं पहले से ही एकत्र होती हैं, वैसे आंकड़ों को गौण आंकड़े कहा जाता है। यानी कि जब अन्वेषक किसी दूसरे के द्वारा किसी सूचना को इकट्ठा करता है, तो वैसे आंकड़े हो जाते हैं गौण आंकड़े, क्योंकि वो आंकड़े पहले से ही किसी और के द्वारा इकट्ठा किया हुआ होता है।
चलिए अब हम जानते हैं कि गौण आंकड़े के उदाहरण क्या क्या होते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको दो आकृति दिख रही है। पहली आकृति किसी परिवार की आय की आंकड़े हैं पिछले 10 साल के, और दूसरा आंकड़ा है 7 सालों के जीडीपी वृद्धि का। ये दोनों ही आंकड़े जो हैं वो किसी और के द्वारा इकट्ठे या एकत्र किए गए हैं, जिसका प्रयोग करके अन्वेषक ने ये आकृति बनाई है, अर्थात सांख्यिकी बनाई है। तो इस प्रकार के आंकड़े होते हैं गौण आंकड़े। तो गौण आंकड़े के उदाहरण क्या हो गए? पिछले 10 वर्षों की घरेलू आय एक तरह की गौण आंकड़े हैं, या फिर पिछले 7 वर्षों की जीडीपी वृद्धि, ये भी एक तरह का गौण आंकड़ा है, इत्यादि। तो अब आप प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े के बारे में जान गए हैं, जिससे आप यह अवश्य समझ गए होंगे कि आंकड़े किस प्रकार एकत्रित किए जाते हैं और प्राथमिक आंकड़ों और गौण आंकड़ों में क्या अंतर है। आज के इस वीडियो में हमने सीखा सांख्यिकी का परिचय और आंकड़ों का संग्रह। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं अध्याय सांख्यिकी के बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। तो आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अर्थपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध करने से संबंधित अध्ययन गणित की एक शाखा में किया जाता है, जिसे डैश कहा जाता है। हमारे दिए हुए विकल्प हैं आंकड़े, दूसरा है सूचना, तीसरा है सांख्यिकी और चौथा है प्रस्तुतिकरण। हमारा दूसरा प्रश्न है, एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, उसे डैश कहा जाता है। हमारे दिए हुए विकल्प हैं आंकड़े, दूसरा है सूचना, तीसरा है सांख्यिकी और चौथा है प्रस्तुतिकरण। हमारा तीसरा प्रश्न है, जहां स्वयं अन्वेषक ने अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित किया है, इस प्रकार एकत्रित किए गए आंकड़े को डैश कहा जाता है। हमारे दिए हुए विकल्प हैं दंड आलेख, दूसरा है सूचना, तीसरा है सांख्यिकी और चौथा है प्राथमिक आंकड़े। हमारा चौथा प्रश्न है, जब अन्वेषक सूचनाओं को किसी ऐसे स्रोत द्वारा प्राप्त करता है जहां सूचनाएं पहले से ही एकत्र होती है, वैसे आंकड़ों को डैश कहा जाता है। हमारे दिए हुए विकल्प हैं गौण आंकड़े, दूसरा है सूचना, तीसरा है सांख्यिकी और चौथा है प्राथमिक आंकड़े। हमारा पांचवा प्रश्न है, आपके द्वारा ज्ञात की गई आपकी कक्षा के 20 विद्यार्थियों की लंबाई किस प्रकार के आंकड़ों का संग्रह है। हमारे दिए हुए विकल्प हैं गौण आंकड़े, दूसरा है प्राथमिक आंकड़े, तीसरा है दोनों ए और बी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम जानेंगे इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर। हमारे पहले प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी कि तीसरा विकल्प। हमारे दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ए, यानी कि पहला विकल्प। हमारे तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है डी, यानी कि चौथा विकल्प। हमारे चौथे प्रश्न का सही उत्तर है ए, यानी कि पहला विकल्प। हमारे पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है बी, यानी कि दूसरा विकल्प। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है जीवों में विविधता। आज हम इसका 5वां भाग करेंगे। इससे पहले के भागों में हम जान चुके हैं, जहां पर हमने 5 किंगडम के बारे में पढ़ा था और उनमें से हम 3 किंगडम की बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चौथे किंगडम की, जिसका नाम है प्लांटी। ना प्लांटी के बारे में हमने पहले से ही कुछ बातें जान ली थी, जैसे कि इसके अंदर सारे के सारे पौधे आते हैं, ये बहुकोशिक जीव होते हैं, यानी कि बहुकोशिक पौधे होते हैं, और ये यूकैरियोटिक होते हैं। और हमने जाना था कि ये स्वपोषी होते हैं, दैट मीन्स कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। और इसके बाद हमने जाना था कि ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्लोरोफिल की मदद से, और उसकी मदद से ये खाना बनाते हैं। और इसके बाद हमने जाना था कि क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्लांट आते हैं, इस वजह से हमने इनको 5 भागों में बांटा हुआ है। पहला भाग था थैलोफाइटा, दूसरा भाग था ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 5 के बारे में बात करने वाले हैं। परंतु इससे पहले कि हम इन 5 की बात करें,
हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर हमने किस बेसिस पर इन्हें 5 अलग अलग भागों में बांटा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि आखिर हमने किस बेसिस पर इन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटा है। अगर हम एक पौधे की बात करें तो एक पौधे की बात सुनते ही हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है जहां पर एक पौधा होता है जिसके अंदर रूट यानी कि जड़ें होती हैं, स्टेम यानी कि तना होता है, लीफ यानी कि पत्ते होते हैं और फूल होते हैं और फल होते हैं। परंतु ये जो आपके सामने पिक्चर आई ये जरूरी नहीं है कि हर पौधे में हो, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प नहीं होते, वो पुष्पहीन होते हैं और वो फलहीन भी होते हैं, क्योंकि जिस पौधे में पुष्प नहीं होते उसमें ज्यादातर फल नहीं उगते। परंतु इतना ही नहीं, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें तना तक नहीं होता। तो हमने इसी बेसिस पे बांटा है इनको कि किस तरह से सबसे बेकार तरह के जो प्लांट हैं उससे सबसे अच्छे तरह के प्लांट किस तरह से बने। उदाहरण के लिए हमने इन्हें इस तरह से बांटा है। सबसे पहले ऐसे पौधे आएंगे जिनमें तना नहीं होता, जड़ नहीं होती, पता नहीं चलता कि कहाँ पे तना है, कहाँ पे फूल है, कहाँ पे पत्ते हैं। उसके बाद हम ऐसे प्लांट की बात करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा देख के कि कहाँ पे पत्ता है, कहाँ पे तने हैं, कहाँ पे जड़ हैं। उसके बाद हम ऐसे प्लांट तक पहुंचेंगे जो देखने में एक प्लांट जैसा लगेगा। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो सबसे पहले ग्रुप हैं उनमें हमने ऐसे पौधे डाले हैं जो सबसे साधारण है और उसके बाद धीरे धीरे इनकी जटिलता बढ़ती चली जाएगी और सबसे अंत में जो ग्रुप आएगा वहां पर सबसे जटिल पौधे होंगे। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ग्रुप को देखते हुए, जिसका नाम है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के अगर हम उदाहरण की बात करें तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है कारा। अब अगर हम थैलोफाइटा के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें यानी कि इसके गुण की बात करें तो सबसे पहला गुण है कि इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता। अब क्योंकि ये सबसे सरल तरह के पौधे हैं, यहाँ पर क्या होता है कि इन पौधों को देखने पर पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर पत्ते हैं, कहाँ पर तना है और कहाँ पर जड़ है। ये ग्रीन कलर के दिखते हैं बस और कहीं पर रखे हुए होते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि ग्रीन कलर का कुछ कहीं पर रखा हुआ है, देखकर लगता ही नहीं कि वो एक पौधा है। तो थैलोफाइटा में इस तरह के पौधे आते हैं। इन पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। सो ऐसे पौधे जो होते हैं इन्हें हम यूजुअली शैवाल के नाम से जानते हैं। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। अब जैसा कि हमने पहले भी जाना था कि जो विकास हुआ था वो सबसे पहले जल में हुआ था और धीरे धीरे जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स थे वो धरती पर आए थे। तो क्योंकि थैलोफाइटा सबसे सरल तरह का जीव है तो ये जल में पाया जाता है। अब इसके और उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण हो जाएगा क्लैडोफोरा और स्पाइडोगैरा। अब यहाँ पर जितने भी आप ग्रुप पढ़ेंगे उनमें कोशिश कीजिएगा कि आपको कम से कम 2 उदाहरण तो याद रहें, क्योंकि एग्जाम में आपको उत्तर में उदाहरण देने होते हैं। अब आप उदाहरण कोई से भी ले सकते हैं। अगर आप अपनी बुक को खोलेंगे तो वहां पर आपको इन सभी के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। आपको जो भी आसान लगे उनमें से किसी 2 को याद कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले ग्रुप की जिसका नाम है ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा का उदाहरण ले तो इसका उदाहरण हो जाता है रिक्सिया। और इसके गुण की बात करें तो यहाँ पर इन पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। अब यहाँ पे आप मतलब समझ गए होंगे कि ये जो पौधे होते हैं ये पानी में भी पाए जाते हैं और जमीन पे भी पाए जाते हैं, यानी कि ये दोनों जगह पे रह सकते हैं और इसीलिए हम उन्हें पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। इसके बाद यह पादप तना और पत्ते जैसी संरचना में विभाजित होता है। अब जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि सबसे पहले सरल पौधे आएंगे और धीरे धीरे उनकी जटिलता बढ़ती जाएगी। तो पहले पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पर पत्ते हैं और कहाँ पर जड़ है। यहाँ पर पता चलेगा कि कहाँ पर पत्ते हैं और कहाँ पर जड़ है, कहाँ पर तना है, क्योंकि यहाँ पर जो पौधे होंगे वो इनमें विभाजित होंगे। अब यहाँ पर विभाजन तो आ गया है परंतु ये पौधे अभी भी उतने ज्यादा विकसित नहीं हो पाए हैं क्योंकि इनके अंदर संवाहक उत्तक नहीं पाए जाते। अब संवाहन उत्तक क्या होते हैं? हमने इससे पहले के अध्याय में जाना था जाइलम और फ्लोएम के बारे में, जहां पर हमने जाना था कि पौधों में संवाहन के लिए, जल के संवाहन के लिए इस्तेमाल होता है जाइलम का और खाना यानी कि फूड के संवाहन के लिए हम फ्लोएम का इस्तेमाल करते हैं। परंतु ब्रायोफाइटा में जितने भी पौधे आते हैं उनके अंदर ना तो जाइलम होता है और ना ही फ्लोएम होता है। अब चलिए बात करते हैं इसके उदाहरण की। तो इसका पहला उदाहरण हो जाएगा फ्यूनेरिया और दूसरा हो जाएगा रिक्सिया जिसकी हमने अभी बात करी थी। चलिए बात करते हैं अब तीसरे ग्रुप की जो है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का उदाहरण लेते हैं, उसका उदाहरण हो जाता है फर्न।
अब इसके गुण की अगर हम बात करें तो इन पौधों का शरीर जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। तो यानी कि विभाजन यहाँ पर भी पाया जाता है। अब जाहिर सी बात है, पहले अगर सरल थे और धीरे धीरे जटिल होते गए हैं तो जटिल के बाद वापस से सरल तो नहीं होंगे। यानी कि अगर एक बार विभाजन हो गया तो इसके बाद जितने भी ग्रुप आएंगे उन सब में आपको विभाजन मिलेगा। यहाँ पर संवाहक उत्तक भी पाए जाते हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो इन पौधों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्रिप्टोगैम की। दरअसल ये प्लांटे का कोई अलग सब ग्रुप नहीं है, परंतु ये उस टाइप के पौधे हैं जिनके अंदर फल और बीज नहीं पाए जाते। जैसा कि हमने अभी जो 3 ग्रुप पढ़े, तीनों में ही फल और बीज की कोई बात नहीं की गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उन तीनों में ही न तो फल पाए जाते हैं ना ही बीज पाए जाते हैं। तो चलिए एक बार क्रिप्टोगैम की डेफिनेशन देख लेते हैं। इनमें नग्न भ्रूण पाए जाते हैं जिन्हें बीजाणु कहा जाता है। इस समूह में जो पौधे आते हैं उनके जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती। अब इसका उल्टा होता है फेनेरोगैम्स, यानी कि फेनेरोगैम्स में बीज उत्पन्न करने की क्षमता होती है। फेनेरोगैम्स को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला है जिम्नोस्पर्म और दूसरा है एंजियोस्पर्म। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसका उदाहरण हो जाएगा साइकस। अब ये जो जिम्नोस्पर्म शब्द है ये 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला है जिम्नो जिसका मतलब होता है नग्न, और दूसरा है स्पर्म जिसका मतलब होता है बीज। तो यानी कि इसमें वो पौधे आते हैं जिनके जो बीज होते हैं वो नग्न होते हैं। इन्हें हम नग्न बीज पौधों के नाम से भी जानते हैं। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार तथा काष्ठीय होते हैं, यानी कि ज्यादातर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो सदाबहार रहते हैं और काष्ठीय यानी कि वुडी होते हैं। अब अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म भी 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द है एंजियो जिसका मतलब होता है ढका हुआ, और स्पर्म का मतलब तो बीज था ही। तो यहाँ पर जो पौधे होते हैं उनके बीज ढके हुए होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम आम की बात करें तो आम में क्या होता है, जो बीज होता है वो अंदर होता है और बाहर की तरफ फल लगा हुआ होता है जो उस बीज को प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर वो बीज एक तरह से ढका हुआ होगा। सो यहाँ पर जो पौधे होते हैं इनमें भोजन का संचय या तो बीज पत्रों में होता है या फिर भ्रूणपोष में, और इन्हें हम बीज पत्रों के आधार पर 2 अलग अलग भागों में बांटते हैं। पहला है एक बीजपत्री जिसके अंदर सिर्फ एक बीजपत्री होती है। तो यहाँ पर वो पौधे आते हैं जिनमें एक बीजपत्री होगी। उदाहरण के लिए पैपीफियो पैलिडम। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो बीज होता है उसके अंदर सिर्फ एक बीजपत्री मिलती है। यानी कि अगर आप आम के बीज को तोड़े तो वहां पर क्या होता है, 2 अलग अलग भागों में बीज बट जाता है। परंतु अगर हम चावल की बात करें तो चावल में क्या होता है, जब आप जो उसका कवर होता है उसे हटाते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक बीज होता है। तो ऐसे जो पौधे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक बीज होता है उन्हें कहा जाता है एक बीजपत्री। ऐसे पौधे जिनमें 2 बीजपत्री होती हैं उन्हें कहा जाता है द्विबीजपत्री। इसका उदाहरण हो जाएगा आइपोमिया। अब यहाँ पर ऐसे बीज आते हैं जिनको अगर आप बाहर वाला खोल हटा दे तो अंदर से 2 अलग अलग बीज निकलते हैं। जैसे अगर हम मटर के दाने की बात करें तो ऊपर वाला जो कवर होता है उसको हटाने के बाद अंदर से हमें 2 अलग अलग दाने मिलते हैं, तो वो द्विबीजपत्री का उदाहरण हो जाएगा। परंतु कोशिश कीजिएगा कि आप उत्तर लिखते समय मटर के दाने ना लिखें, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये जो पौधे होते हैं इनके नाम की बात करें तो नाम इतने सरल नहीं होते। इनका जो स्पीसीज का नाम होता है वो थोड़ा अलग होता है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपको जो बुक में नाम मिले हैं उन्हीं का इस्तेमाल करें। तो इस वीडियो में हमने बात करी प्लांटी के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनिमिलिया, जो कि हमारा आखिरी किंगडम है उसकी। तो अगली वीडियो से पहले आप एनिमिलिया को पढ़कर आइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। डेली टेस्ट। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्लांटी जगत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए थैलोफाइटा, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा एंड ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। दूसरा प्रश्न, कारा पौधे के किस उपसमूह से संबंधित है? ऑप्शन ए टेरिडोफाइटा, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म एंड ऑप्शन डी थैलोफाइटा। तीसरा प्रश्न, पौधे के किस उपसमूह को पौधे का उभयचर कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रायोफाइटा, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म एंड ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। चौथा प्रश्न,
जिन पौधों के बीज में केवल एक बीज पत्र होता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एक बीजपत्री, ऑप्शन बी फेनेरोगैम, ऑप्शन सी क्रिप्टोगैम एंड ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। पांचवा प्रश्न, रिक्सिया पौधे के किस उपसमूह से संबंधित है? ऑप्शन ए थैलोफाइटा, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटा एंड ऑप्शन डी एंजियोस्पर्म। सही उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर बी, दूसरे प्रश्न का उत्तर डी, तीसरे प्रश्न का उत्तर ए, चौथे प्रश्न का उत्तर ए और पांचवें प्रश्न का उत्तर सी। आइए जाने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क का उपयोग कब और कैसे करें। मास्क कब पहनें? जब खांसी, जुकाम, बुखार या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो, किसी बीमार व्यक्ति की देखभाल कर रहे हो, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा दे रहे हो। मास्क कैसे पहनें? मास्क पहनने से पहले हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। मास्क पहनने के लिए इसके ऊपरी हिस्से में लगी हुई पतली सफेद मेटल की पट्टी को नाक के ऊपर सटाएं। फिर इलास्टिक को कान के पीछे करें या यदि डोरी है तो पहले ऊपर की और बाद में नीचे की डोरी को सर के पीछे बांधें। अब मास्क का निचला सिरा पकड़ के उसे ठोड़ी के नीचे खींचें। ध्यान दें कि आपका मुंह, नाक और ठोड़ी अच्छे से ढके हुए हैं। इस्तेमाल के दौरान मास्क के ऊपरी हिस्से पर हाथ न लगाएं। मास्क को सही तरीके से पहनना आवश्यक है। याद रखें, एक मास्क 8 घंटे तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मास्क गीला हो जाता है तो उसे तुरंत बदल दें। मास्क उतारने के बाद उसे ढके हुए कचरे के डिब्बे में डालें। हाथ को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। इस्तेमाल किए हुए मास्क को जलाकर नष्ट करें या जमीन में 6 फीट का गड्ढा करके अच्छे से दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण को इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो ये वीडियो है द्विघात समीकरण का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो चलिए बढ़ते हैं। शून्यक अथवा मूल। शून्य क्या होता है अथवा मूल क्या होता है? एक वास्तविक संख्या अल्फा। द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है, का एक मूल कहलाता है। कब? यदि a अल्फा का स्क्वायर यानी कि वर्ग प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0 हो। हम यह भी कहते हैं कि x बराबर अल्फा द्विघात समीकरण का एक हल है अथवा अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी ये जो अल्फा है वो एक द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c का मूल या शून्य कब कहलाएगी? जब हम इस समीकरण के जहाँ पर भी x है वहाँ पर अल्फा को प्रतिस्थापित करते हैं। यानी कि इसको अगर हम कुछ इस प्रकार लिखें, a अल्फा वर्ग प्लस b अल्फा प्लस c बराबर 0, तब हम कहते हैं कि x बराबर अल्फा जो है वो समीकरण का हल है। इसी को हम शून्यक भी कहते हैं, इसी को हम मूल भी कहते हैं और इसको हम ये भी कहते हैं कि अल्फा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करता है। तो अब हम देखते हैं मध्य पद को विभक्त करके एक द्विघात बहुपद के गुणनखंड। मध्य पद विभक्त को आपने पिछली कक्षाओं में भी किया है। चलिए एक बार फिर से करते हैं। उदाहरण, पहला प्रश्न है, गुणनखंडन द्वारा समीकरण 2 गुने में x वर्ग माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि के लिए हमें मध्य पद को विभक्त करना होता है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। इसका मध्य पद क्या है? इसका मध्य पद है माइनस 5x। अगर हम समीकरण को ले 2 गुने में x वर्ग माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, तो इसका मध्य पद हो जाएगा माइनस 5। इस माइनस 5 को हमें 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है ताकि
गुना करने पर 2x का स्क्वायर यानी कि पहला पद गुने में 3 यानी कि अचर संख्या दोनों का जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है यानी 6x वर्ग। तो हमें दो संख्याओं में मध्य पद को दो ऐसी संख्याओं में विभक्त करना है ताकि गुना करने पर तो ये 6x स्क्वायर आए और प्लस करने पर -5x आए। इस -5x को हम a और b दो ऐसी संख्याओं में विभाजित करेंगे ताकि a गुने में b 6x स्क्वायर के बराबर आ जाए तथा a प्लस b -5x के बराबर आ जाए। तो क्या आप ऐसी दो संख्याओं का अनुमान लगा सकते हैं? आपको फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि हमें दो संख्या ऐसी चाहिए जिसको गुना करने पर 6 आए, x वाले जो ये चर संख्या है उसको भूल जाइए, तो गुना करने पर 6 आना चाहिए और इन दो संख्याओं को जोड़ने पर -5 आना चाहिए। तो हम करते किस प्रकार से इसको सॉल्व? सबसे पहले 6 लेंगे हम और 6 के पेयर्स बनाएंगे, ऐसे जोड़े बनाएंगे जिसको गुना करने पर 6 आए और उन जोड़ों को जोड़कर देखेंगे कि क्या -5 आएगा या नहीं। इसके अलावा देखते हैं कि जो दो संख्याएं होंगी वो धनात्मक होंगी या ऋणात्मक होंगी। तो उसके लिए हम इस प्रकार देखते हैं 6 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धनात्मक संख्या है, तो अगर 6 धनात्मक है इसका अर्थ ये है कि a तथा b दोनों ही या तो धनात्मक है या दोनों ही ऋणात्मक है। अगर दोनों में से कोई एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता तो जो 6 है वो माइनस में आता। इस प्रकार हमें जो दो संख्या लेना है वो दोनों या तो धनात्मक लेना है या ऋणात्मक लेना है। अब हम देखेंगे कि धनात्मक लेना है या ऋणात्मक, वो हम जानेंगे a प्लस b से। अब आप देख रहे हैं कि a प्लस b को जोड़ने पर माइनस का 5 आना चाहिए, तो -5 लाने के लिए जो दोनों संख्या होनी चाहिए वो ऋणात्मक होनी चाहिए। तो फिलहाल हमें इतना पता चला है कि a और b दो ऋणात्मक संख्याएं हैं। अब आगे देखते हैं। a को अगर मैं -2x लूं और b को -3x लूं, तो -2x प्लस -3x बराबर होता है -5x के तथा -2x मल्टीप्लाई -3x बराबर होता है 6x। इस प्रकार जो a है वो -2x होगा और b जो है वो -3x होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2x वर्ग -5x प्लस 3। यहाँ पर हम -5x की जगह पर ab की वैल्यू यानी -2x तथा -3x को प्रतिस्थापित करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। 2x वर्ग की जगह पर हम लिखेंगे 2x वर्ग तथा -5x की जगह पर एक एक करके लिखेंगे -2x जो कि a की वैल्यू है तथा -3x जो कि b की वैल्यू प्लस t। अब हम पहले दो पदों में से जो भी उभयनिष्ठ है उसको बाहर निकालेंगे, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि 2x वर्ग -2x में 2x उभयनिष्ठ है, तो 2x बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में, अंदर बचेगा x - 1। इसी प्रकार अगले दो पदों में से फिर से हम जो उभयनिष्ठ है उसको बाहर लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि -3 दोनों ही पदों में उभयनिष्ठ है। इस प्रकार ये आ जाएगा -3 ब्रैकेट x - 1। अब आप देख पा रहे होंगे कि पहले तो हमने हमारे पास 3 पद था, उससे हमने मध्य पद को विभक्त करके 4 पद में बदला और अब 4 पदों को हमने दोबारा से 2 पद बना दिया। अब इन दो पदों में आप देख पा रहे हैं कि x - 1 फिर से उभयनिष्ठ है, उसको हम बाहर लिखेंगे। ये हो जाएगा x - 1 गुने में 2x - 3। अब 2x वर्ग -5x प्लस 3 बराबर 0 को हम लिख सकते हैं x - 1 गुने में 2x - 3 बराबर 0। अब इन दोनों का मान बराबर 0 है, इसका अर्थ क्या है? या तो 2x - 3 बराबर 0 है ताकि ये गुना होकर के आंसर में 0 आ जाए, या फिर x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास 2x - 3 बराबर 0 को अगर हम लें, इससे हमें x का मान 3/2 प्राप्त होता है। और इसी प्रकार x - 1 बराबर 0 लें तो यहाँ से हमें x का मान 1 प्राप्त होता है।
x बराबर 3/2 और x बराबर 1 दिए हुए समीकरण का हल है। 3/2 तथा 1 इस समीकरण का हल है। इसको हम शून्य भी कहते हैं, इसको हम मूल भी कहते हैं, और ये दोनों जो संख्या है वो इस समीकरण को संतुष्ट भी करते हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मध्य पद को विभाग कैसे करते हैं। मध्य पद क्या है? इसमें माइनस का x। समीकरण है 6x का वर्ग माइनस x माइनस 2 बराबर 0 और इसका मध्य पद है माइनस x। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार हम मध्य पद को विभक्त करें। उसके लिए सबसे पहले इस समीकरण का प्रथम पद यानी कि जो x स्क्वायर वाला पद होगा यानी कि माइनस 6x वर्ग गुने में अचर पद यानी कि माइनस 2, इन दोनों को गुना करने पर आता है माइनस 12x का वर्ग। अब हमें मध्य पद यानी कि माइनस x को दो भागों में विभाजित करना है, a तथा b। अब a और b इस तरीके से हमें देखना है ताकि a गुने में b बराबर आए माइनस 12x वर्ग के तथा a प्लस b बराबर आए मध्य पद यानी कि माइनस x के। तो अब हम ये देखेंगे कि a और b धनात्मक होंगे या ऋणात्मक। उसके लिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए a गुने में b, वो क्या आ रहा है? माइनस 12, यानी दोनों को गुना करने पर ऋणात्मक चिन्ह आना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि a और b में से कोई एक ऋणात्मक होगा और दूसरा धनात्मक। अब कौन सा ऋणात्मक होगा और कौन सा धनात्मक होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा दूसरे स्टेटमेंट पर, मतलब कि a प्लस, अब आप देख रहे हैं कि a प्लस b बराबर आना चाहिए माइनस x के, यानी ये आ गया नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। तो ऋणात्मक कब आता है किसी दो चीजों का योग? जब बड़ी वाली संख्या जो है वो ऋणात्मक। इसका अर्थ ये है कि a और b में से कोई एक ऋणात्मक होगा और ऋणात्मक कौन सी संख्या होगी? जो दोनों में से बड़ी होगी। चलिए आगे देखते हैं। a और b हम लेंगे, a को लेते हैं 3x और b को लेते हैं माइनस का 4x। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 12 को अगर हम गुणनखंड करें तो 3 और 4 12 के गुणनखंड है। 3 गुने 4 12 होता है और 3 और 4 अगर हम घटाएं एक दूसरे में से तो 1 आ जाएगा। और जैसे कि आपको अभी बताया गया है कि 3 और 4 में से ऋणात्मक कौन सा होगा? जो दोनों में से बड़ी संख्या है, क्योंकि a प्लस b हमें क्या चाहिए? ऋणात्मक चाहिए। तो इसीलिए b यानी कि 4 जो है वो ऋणात्मक होगा यानी माइनस 4। तो आप देख सकते हैं कि 3x प्लस माइनस 4x बराबर होगा माइनस x के, तथा 3x इंटू में माइनस 4x बराबर होगा माइनस 12x वर्ग। इस प्रकार हमें मध्य पद के विभक्त करने के बाद जो दो संख्याएं चाहिए वो प्राप्त होती हैं। अब हम दिए हुए द्विघात समीकरण यानी 6x वर्ग माइनस x माइनस 2 के मध्य पद माइनस x की जगह पर लिखेंगे प्लस 3x माइनस 4। ये हो जाएगा 6x वर्ग प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2। अब हम पिछले प्रश्न की तरह ही दो पदों में से उभयनिष्ठ ज्ञात करेंगे। अब पहले दो पदों में क्या उभयनिष्ठ है? 6x वर्ग प्लस 3x में आप देख रहे हैं 3x उभयनिष्ठ है, यानी ये आ जाएगा 3x ब्रैकेट में 2x प्लस 1। इसी प्रकार माइनस 4x माइनस 2 में माइनस 2 उभयनिष्ठ है, तो माइनस 2 बाहर लेने पर अंदर बच जाता है 2x प्लस 3। इस प्रकार अब जो हमें प्राप्त हुआ है उसमें दो पद हैं और दोनों ही पदों में 2x प्लस 1 उभयनिष्ठ है। तो हम इस उभयनिष्ठ को अगर बाहर लिखें तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 गुने में 3x माइनस 2। तो अब हम 6x वर्ग माइनस x माइनस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। 2x प्लस 1 गुने में 3x माइनस 2 बराबर 0। अब
इन दोनों का गुणनफल अगर 0 के बराबर है, इसका अर्थ है या तो पहला यानी 2x प्लस 1 0 के बराबर है या फिर 3x माइनस 2 0 के बराबर है। यहाँ से दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है, या तो पहली संख्या 2x प्लस 1 बराबर 0 हो जाए या दूसरी संख्या यानी कि 3x माइनस 2 बराबर 0 हो जाए। अब इन दोनों समीकरण को हम हल करें तो हमें x का मान ज्ञात हो जाएगा। पहले को अगर हम हल करते हैं यानी 2x प्लस 1 बराबर 0 को हल करने पर x का मान प्राप्त होगा -1/2। इसी प्रकार 3x माइनस 2 को हल करने पर 3x माइनस 2 बराबर 0 इम्प्लाई करेगा x बराबर 2/3, अर्थात x बराबर -1/2 तथा x बराबर 2/3 दिए हुए समीकरण के हल हैं। इस प्रकार x के दो मान प्राप्त हुए हैं, -1/2 तथा 2/3। इस वीडियो में हमने सीखा गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल, जिसमें हमने मध्य पद विभक्ति को दोबारा से सीखा। हम हमारी अगली वीडियो में यानी कि तीसरी वीडियो में पूर्ण वर्ग विधि सीखेंगे। ये एक मेथड है जिससे हम द्विघात समीकरण का हल प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ हम मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे तथा द्विघाती सूत्र के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि हम अपनी अगली वीडियो में 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से 2 टॉपिक यानी पूर्ण वर्ग तथा द्विघाती सूत्र, 2 ऐसे मेथड हैं जिससे हम द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं और हम मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग 4.2 एक्सरसाइज यानी 4.2 अध्याय के सभी प्रश्नों को हल कीजिए, साथ ही उसके पहले दिए हुए उदाहरणों को भी हल कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम धातु एवं अधातु का तीसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। इसके बारे में हमने दूसरे अध्याय में भी जाना था। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। तो अब हमें ये पता है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो धातु ऑक्साइड बनते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे ऑक्साइड भी हैं जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के जो ऑक्साइड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड्स। चलिए इनका एक उदाहरण देख लेते हैं। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो उससे हमें मिलता है एक लवण एल्यूमिनियम क्लोराइड का और साथ में जल मिलता है। वहीं जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जो कि एक क्षारक है तो हमें लवण मिलता है NaAlO2 जिसे हम सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं और साथ में जल मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये धातु का ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है और क्षारक के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है। जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तब ये क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है और वहीं जब ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है
तो अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। चलिए, जब हम धातु ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में एक और बात जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो धातु ऑक्साइड हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो जल में घुल जाते हैं और घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, जो कि एक क्षारीय प्रकृति का धातु ऑक्साइड है। जब ये जल में मिलेगा तो जाहिर सी बात है जो विलयन मिलेगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। जब पोटेशियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें जो विलयन मिलता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ये भी एक क्षारीय प्रकृति का विलयन होता है। अब जैसा कि हमने जाना था कि धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म में काफी सारे अपवाद थे, तो सवाल ये आता है कि ऑक्सीजन के साथ जब धातु अभिक्रिया करते हैं तो क्या सभी धातुएं एक ही तरीके से अभिक्रिया करते हैं? क्या इनमें भी कोई अपवाद होता है या नहीं होता? तो इसका जवाब है कि धातु के साथ ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो सभी धातु ऑक्साइड ही प्रदान करते हैं, परंतु जो अभिक्रिया की दर होती है वो समान नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है, तो चलिए जान लेते हैं। पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होते हैं। तो अगर हम इन्हें खुली हवा में रखते हैं तो इनमें आग लग जाती है। ये इतनी तेजी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो इसके लिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए और आकस्मिक आग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन्हें केरोसिन ऑयल के अंदर यानी कि केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। उससे ये ऑक्सीजन से संपर्क में नहीं आता और इसमें आग नहीं लगती। कुछ धातु हैं जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड इत्यादि। इन धातुओं पे सतह पर ऑक्साइड की एक परत आ जाती है। ये ऑक्साइड की परत इसके बाद धातु को हवा में मौजूद ऑक्सीजन से बचाती है, क्योंकि जो अंदर धातु है वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता। कॉपर की बात करें तो कॉपर का दहन नहीं होता, लेकिन अगर इसे गर्म किया जाए तो गर्म कॉपर पर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। कुछ ऐसे धातु भी हैं जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। ये बहुत ही अनअभिक्रियाशील होते हैं और कितना भी ताप देने पर ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये तो बात हुई कि धातु ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या होता है जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं। धातु जब जल से अभिक्रिया करती हैं तो हमें धातु ऑक्साइड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। परंतु यहाँ पर जो धातु ऑक्साइड मिलता है, ये धातु ऑक्साइड फिर से जल के साथ अभिक्रिया करता है और उससे हमें धातु हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो देखा जाए तो धातु तो जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, परंतु धातु ऑक्साइड अभी भी जल में ही है, तो वो जल से फिर से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बना देता है। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जब पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। चलिए अब जानते हैं कि क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो जब धातु किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमें लवण मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। पर क्या आप जानते हैं कि जब कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस विकसित नहीं होती? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों होता होगा? दरअसल नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो वो एक बहुत ही मजबूत ऑक्सीकारक है। यह उत्पादित हाइड्रोजन को पानी में बदल देता है और यही कारण है कि हाइड्रोजन गैस विकसित नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं कि अन्य धातु लवण के विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करती है। तो अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। यहाँ पर विस्थापन की अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया कुछ इस तरीके की होती है। मान लीजिए कि धातु A जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है और हमने एक
कम अभिक्रियाशील धातु B का लवण विलयन लिया है। तो जब अभिक्रिया हो जाएगी तो जो धातु B है वो अलग हो जाएगा और ज्यादा अभिक्रियाशील धातु A जो था वो लवण के साथ विलयन बना लेगा। यहाँ पर परेशानी बस एक है, आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी धातु अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो इसका जवाब है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी हमें बताती है कि कौन सा धातु ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सा कम अभिक्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे आते हुए अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि अम्लराज क्या है। अम्लराज को इंग्लिश में एक्वारेजिया कहा जाता है। यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताजा मिश्रण होता है। क्या आप जानते हैं कि यह गोल्ड तक को गला सकता है, जबकि ये दोनों ही अम्ल अलग अलग गोल्ड को नहीं गला सकते क्योंकि यह अत्यधिक संक्षारक होता है। चलिए जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। हमने बात करी धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों को और अच्छे से जानने के लिए आप NCERT का धातु एवं अधातु वाला अध्याय पढ़ लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि धातु एवं अधातु आपस में कैसे अभिक्रिया करती हैं। उसके बाद हम आयनिक यौगिक के गुणधर्म को जानेंगे और अंत में बात करेंगे धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है इस बारे में। धन्यवाद। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। इस एपिसोड का पुनः प्रसारण इसी चैनल पर संध्या 3:05 से 4 बजे तक आएगा। तो बच्चों, इस एपिसोड को आप दोबारा भी देख सकते हैं। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो BEPC के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।